हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई हॉरर स्टोरी में। ये स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें सेंड करी है। अगर आप सब भी अपनी कोई स्टोरी बताना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और अपनी अपनी स्टोरी हमें भेजें, और जिसकी स्टोरी भी हमें पसंद आएगी हम उसके नाम का शॉर्ट आउट दे करके उसकी पूरी स्टोरी अपने चैनल पर डालेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। 2017 के मार्च में मैंने पूरे असम में घूमने का प्लान बनाया। मैं असम के सभी ज़िलों में घूमा। असम के जंगलों, पहाड़ों और नदियों की खूबसूरती ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। वहाँ के प्यारे लोग, उनकी परंपराएं बेहद ही निराली हैं। लेकिन जब मैं असम से सबसे पूर्वी भाग में स्थित डिगबोई पहुँचा तो वहाँ के जंगलों में मेरे साथ एक दिन दिल दहला देने वाली घटना घटी। उस घटना की याद आज भी जब मेरे जहन में आती है तो मेरे अंदर की रूह काँप जाती है। असम के पश्चिमी भाग में घूमते हुए 2017 के अक्टूबर के महीने में मैं डिगबोई पहुंचा। डिगबोई असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 500 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी है। इस शहर की शालीनता और स्वच्छता को देखकर मैंने यहाँ कम से कम 1 महीने बिताने का निर्णय लिया। यह शहर साइकिलिंग के लिए सबसे बेस्ट है। मैंने एक साइकिल खरीद ली ताकि मैं यहाँ अपने प्रवास के दौरान साइकिल कर सकूँ। मैं रोज़ साइकिल से ही शहर घूमता। एक दिन मैंने लंबी दूरी की साइकिलिंग का प्लान बनाया और डिगबोई से नामरूप साइकिल से जाने का फैसला किया। वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि डिगबोई से नामरूप जाने के 2 रास्ते हैं। पहला जो कि मुख्य रास्ता है जिसमें अच्छी सड़क बनी हुई है और उससे होकर दूरी लगभग 45 किलोमीटर होगी। दूसरा जंगल के रास्ते जिसमें सड़कें अच्छी नहीं है और उस रास्ते से होकर दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। मैंने जंगल वाले रास्ते से जाने का निर्णय किया क्योंकि मैं शांति से प्रकृति के बीच साइकिलिंग करना चाहता था। अगले ही दिन मैंने अपनी साइकिल को दुरुस्त किया। एक बैग में मैंने कुछ पानी की बोतलें, खाने का कुछ सामान, फर्स्ट एड किट और दूसरे ज़रूरी सामानों को रख लिया। इस जर्नी को पूरा करने में मुझे लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगने वाला था। मैं सुबह 10 बजे अपने गेस्ट हाउस से निकल पड़ा। थोड़ी देर में मैं जंगल के अंदर था। सड़कें काफ़ी पुरानी बनी हुई थी जो मरम्मत के अभाव में जगह जगह से टूटी हुई थी। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर प्रवेश करता जाता जंगल और भी घना होता जाता। कहीं कहीं पर जंगली जानवरों से खतरे का साइन बोर्ड भी लगाया गया था। जंगल घना होने के कारण दिन के वक्त भी शाम वाली फीलिंग आ रही थी। सूर्य का प्रकाश पत्तियों से छनकर बहुत ही कम मात्रा में सड़क तक पहुंच रहा था। 1.5 घंटे का समय बीत गया था। साइकिल के ऑडोमीटर पर 15 किलोमीटर ही दिखा रहा था। अभी 50 किलोमीटर और दूर जाना था मुझे। कुछ और दूर बढ़ने पर सड़क की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। मैंने रुककर पानी पिया और फिर से उस टूटे फूटी सड़क पर चल पड़ा। सड़क की इस स्थिति के कारण मेरी रफ्तार काफ़ी कम हो गई। शायद यही कारण होगा कि लोग इस रास्ते का प्रयोग अब नहीं करते। अभी तक मुझे एक भी गाड़ी इस रास्ते से आती जाती नहीं दिखी थी। रास्ते में कई उस रास्ते से जुड़े हुए और भी सड़कें थी जो मुख्य सड़क की ओर जा रही थी, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा था। साइन बोर्ड न होने के कारण जब भी कोई उप सड़क मुख्य सड़क जितनी चौड़ी होती तो मुझे परेशानी होती, और इस बौद्धिक क्षमता वाले जीवों से विहीन जंगल में कोई रास्ता बताने वाला भी तो नहीं था। मुझे खुद ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह तय करना था कि आखिर ये रास्ता कहाँ जाता होगा। मैं लगातार उस घने और वीराने जंगल में उस टूटे फूटे सड़क पर अपनी साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। बीच बीच में कहीं रुककर पानी भी पी लेता। मैंने अपनी गाड़ी देखी। शाम के 3 बज रहे थे। मेरे साइकिल के ऑडियोमीटर पर अभी 45 किलोमीटर ही दर्शा रहा था। डिगबोई में पूरे देश की अपेक्षा सूर्यास्त बहुत जल्दी होता है। घने वृक्ष होने के कारण जंगल में अब अंधेरा छाने लगा था। कुछ देर बाद मुझे एक चौराहा दिखाई दिया। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान मौजूद थी। मैंने अपनी साइकिल रोक दी। चाय दुकान के दूसरी तरफ सड़क के किनारे बनी पत्थर के बेंच पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। मेरे रुकते ही वह मुझे घूरने लगा। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। मैंने चाय दुकान वाले से ही नामरूप जाने का रास्ता पूछ लिया। मैंने अपनी साइकिल चाय की दुकान के सामने लगा थी और साइकिल से उतरकर चाय दुकान पर चला गया। चाय दुकानदार जवान और दिखने में काफ़ी हट्टा कट्टा था। मैंने उसे नामरूप जाने का रास्ता पूछा। उसने मुझे बताया कि पश्चिम की तरफ जाने वाली सड़क नामरूप को जाएगी। अचानक मेरे पीछे से एक भारी आवाज़ आई, बच्चे को झूठ क्यों बता रहे हो भुवन? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह भयानक सा दिखने वाला बूढ़ा मेरी साइकिल पकड़कर खड़ा हुआ था। उसने कहा, बेटा ये पूरब का रास्ता नामरूप को जाएगा। ये दुकानदार तुमसे मजाक कर रहा है। मैंने दुकानदार की तरफ देखा। वो दांत दिखाकर मुस्कुराने लगा जैसे ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा है।
मैंने कहा, ये मजाक का वक्त नहीं, सच सच बताइए, जल्दी रात होने वाली और मुझे जल्दी नामरूप पहुंचना भी है। वह बूढ़ा बोल पड़ा, बेटा यहाँ से पूरब की तरफ 20 किलोमीटर दूर जाने पर तुम लोग नामरूप पहुंच जाओगे। फिर उसने चाय दुकानदार की तरफ घूरते हुए कठोर आवाज में कहा, क्यों भुवन? उस चाय वाले ने जबरदस्ती दांत दिखाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मैं पूरब की ओर चल पड़ा। करीब आधा घंटे चलने के बाद जंगल अंधेरे में डूब चुका था। जगह जगह धुंध छाई हुई थी। मैंने अपने बैग से हेडलैम्प निकालकर उसे अपने सिर पर बांध लिया। मैंने साइकिल की स्पीड बढ़ाने के लिए जोर जोर से पैडल मारना शुरू कर दिया। अचानक एक खट की आवाज़ आई। मैंने देखा तो मेरी साइकिल की चैन टूट चुकी थी। मैंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। अभी 4 बजने में कुछ देर बाकी थी, यानी सूर्यास्त में अभी भी आधे घंटे से ज़्यादा का समय बचा हुआ था। उस सुनसान अंधेरे और धुंध से भरी जंगल में चारों तरफ से उल्लुओं और चमगादड़ों के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैं सोचने लगा, आखिर नई साइकिल का चैन कैसे टूट गया। मैं पैदल ही साइकिल लेकर चलने लगा। अंधेरे और धुंध से भरी रात में शिकार करने वाले जंगली जानवरों का डर अब मुझे सताने लगा था। तभी मुझे लालटेन लिए कोई आते दिखा। नज़दीक आने पर मैंने देखा कि वह एक बूढ़ी महिला थी। उसके चेहरे और हाथ की मांसपेशियां झुर्रियों से भरी हुई थी। वह दिखने में काफ़ी डरावनी लग रही थी। मेरे बगल में आने के बाद वह अचानक रुक गई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ बच्चे? उसकी आवाज़ भारी और बेहद डरावनी थी। मैं हकलाते हुए कहा, मेरी साइकिल ख़राब हो गई है। क्या यहाँ आसपास में कोई साइकिल की दुकान है जहाँ मैं अपनी साइकिल को ठीक करवा सकूँ? उस बूढ़ी महिला ने कहा, यहाँ कोई साइकिल की दुकान नहीं है, पर हाँ, यहाँ से उत्तर दिशा में कुछ दूर पर एक गांव है, शायद वहाँ तुम्हें कोई मदद मिल सके। मैंने सोचा, इस अंधेरे और धुंध में जंगल से गुजरना ठीक नहीं। गांव में कम से कम रात में रुकने के लिए कोई जगह तो मिल जाएगी, तो फिर सवेरे मैं नामरूप निकल जाऊंगा। उस महिला ने मुझे गांव जाने वाली सड़क की ओर इशारा किया। उस सड़क पर जगह जगह खेतों में जानवरों को डराने के लिए लगाया जाने वाला पुतला लगा हुआ था, जो काफ़ी भयानक लग रहा था। लगभग 1 किलोमीटर के बाद मुझे वो गांव दिखाई पड़ा। जंगलों को काट काट कर गांव के चारों तरफ खेत बनाए गए थे। खेत के बीचों बीच लगभग 10 से 15 घास फूस से बने हुए घर मौजूद थे। पेड़ पौधे कम हो जाने के कारण गांव में अभी भी शाम की हल्की रोशनी बची हुई थी। यहाँ साइकिल मरम्मत की दुकान तो दूर, कोई किराने की दुकान भी मिलना बहुत मुश्किल था। गांव पूरा सुनसान था। कुएं के पास एक बुढ़िया महिला बैठी थी। मैंने उससे पूछा, यहाँ रात में ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या? उसने अपने हाथ से गांव के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित एक घर की तरफ इशारा किया। गांव के किसी भी घर में कोई लालटेन या रोशनी नहीं जल रही थी, सिवाय उस एक घर के जिसकी तरफ उस महिला ने इशारा किया था। ये एक खपरेल का बना घर था, जिसकी दीवारें ईंट की बनी थी। उस घर के सामने बरामदे पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जो देखने में काफ़ी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें काफ़ी अंदर तक धंसी थी। उसके मुंह से एक भी दांत नहीं थे। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। इस गांव का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैं लाचार था। मैंने उस महिला से पूछा, क्या मुझे यहाँ रात में ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? उस महिला ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं अपनी साइकिल वहीं बरामदे पर ही लगा दिया और उस महिला के पीछे चल दिया। लालटेन लेकर वो मुझे कमरे में ले गई। कमरा बड़ा था, जिसमें एक बेड लगा हुआ था। कमरे में कई सामान अस्त व्यस्त पड़े थे और दीवारों पर जानवरों की खाल टंगी थी। उस बूढ़ी महिला ने लालटेन वहीं रख दी और चली गई। मैं काफ़ी थका हुआ था। मैंने अपने बैग से खाने का सामान निकाला और खाना खाने के बाद सो गया। नींद में मैं एक डरावना सपना देख रहा था। अचानक मेरी आँख खोली तो मैंने उस बुढ़िया को मेरे चेहरे के ऊपर झुककर मुझे घूरते हुए पाया। न जाने वो मुझे कब से घूर रही थी। मैं डर के मारे लगभग चिल्ला पड़ा। उसने कहा, क्या हुआ बच्चे? मैंने अपने आप को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं, वो मैं एक भयानक सपना देख रहा था। फिर वो खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। बेड के बगल में टेबल पर एक थाली में एक मरा हुआ पूरा खरगोश रखा था। मुझे उसे देखकर ही उल्टी जैसी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे खरगोश को जिंदा ही आग में पका दिया गया था। मैंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, शुक्रिया, मैं शाकाहारी हूँ और मांस नहीं खाता। मैंने अपने साथ ही कुछ खाना लाया हूँ जिसे मैं खा चुका हूँ। वह बुढ़िया अपने फटे होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाते हुए खाना लेकर चली गई। अभी शाम के 8 ही बज रहे थे। मैं फिर से सो गया। लगभग आधी रात को मेरी नींद दोबारा खुली। बाहर से कुछ अजीब सी मुंह से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैं बाहर देखने के लिए बेड से उतरा और अपना जूता पहनने लगा, पर एक जूता गायब था।
मैंने लालटेन लेकर बेड के नीचे देखा। जूता बेड के नीचे ही था, पर तभी मेरी नज़र बेड के नीचे मौजूद एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिससे मेरे रोम रोम में कंपकपी फैल गई। बेड के नीचे कई नरमुंड रखे हुए थे। मैंने जल्दी से जूते पहने और कमरे के दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मेरे अंदर का डर बढ़ता ही जा रहा था। दरवाजे में मौजूद एक छेद से मैंने बाहर देखने की कोशिश करी, लेकिन मैंने जो दृश्य देखा वो बहुत अजीब था। घर के सामने आग की लपटें जलाई गई थी। आग को चारों ओर से घेर के करीब 10 से 15 बूढ़ी महिलाएं नंगी होकर नृत्य कर रही थी और अपने मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। तभी उनकी सरदारनी ने सभी को रुकने का इशारा किया। मैंने गौर से देखा कि ये वही बूढ़ी महिला थी जिसके यहाँ मैं रुका हुआ था। उसने खिलखिला कर हंसते हुए कहा, आज कई दिनों बाद हम शैतानी देवी को नरबलि चढ़ाएंगे और नर मांस का भक्षण भी करेंगे। ये लड़का काफ़ी हट्टा कट्टा है, शैतानी देवी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। फिर वो सारी महिलाएं पुनः खुशी से नाचने और गाने लगी। यह सब सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। आखिरकार मुझे पता चल चुका था, मैं एक चुड़ैलों के गांव में फंस चुका था। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, दरवाज़ा तोड़कर भागना। मैंने दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लात मारी। दरवाज़ा नहीं टूटा, लेकिन उन डायनों के हंसने गाने की आवाज़ें बंद हो चुकी थी। मुझे लगा उन डायनों को पता चल गया होगा। मैंने जल्दी से दोबारा उस दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लात मारी और दरवाज़ा टूट गया। लेकिन मेरे सामने अपनी आंखें फाड़े मुझे घूरते हुए 10-15 डायन खड़ी थी। मैंने तेज़ी से एक तरफ दौड़ लगा दी। उस डायन की सरदारनी ने चिल्लाते हुए कहा, वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। सारी डायनें एक अजीब सी आवाज़ निकालते हुए मेरे पीछे दौड़ने लगी। आसमान में बड़ी सी लाल चांद दिख रहा था, जिसकी लाल रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मुझे आश्चर्य हुआ। वो सारी डायनें हंसते और गाने की आवाज़ निकालते हुए उछल कूद करके मुझसे काफ़ी तेज़ दौड़ रही थी। मैंने गांव के चारों ओर फैले खेत को पार भी नहीं कर पाया। उन डायनों ने मुझे वहीं खेत में ही दबोच लिया और मेरे हाथ पैर बांध दिए। उन डायनों ने मिलकर मुझे उठा लिया और गांव के पूर्वी हिस्से में पीपल के पेड़ के नीचे बने एक चबूतरे पर जाकर पटक दिया। शायद यहाँ नरबलि दी जाती होगी। फिर मेरी गर्दन को बलि देने वाली लकड़ी की बनी एक संरचना पर रखकर ऊपर से खूंटी लगा दी गई। डायनों के सरदारनी एक धारदार तलवार से मेरे ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी गांव में आग लग गई। सभी डायनें विचलित होकर चिल्लाते हुए अपने अपने घरों को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। सरदारनी भी तलवार फेंककर अपने घर को बचाने के लिए भागी। तभी पीपल के पेड़ के पीछे से एक नकाब पहना व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने उस बलि देने वाली संरचना से खूंटी निकालकर मेरी गर्दन को आज़ाद कराया। फिर मेरे हाथ और पैर भी खोल दिए। मुझे अपने साथ भागने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे भागता रहा। जंगल में हम करीब 1 घंटे तक भागते रहे। फिर एक गांव आया। यहाँ करीब 50 से अधिक घर होंगे। सभी घरों के बरामदों पर लालटेन जल रही थी। वह आदमी मुझे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अपना नकाब हटाया। मैं उसे देखकर चौंक गया। ये कोई और नहीं बल्कि भुवन था, वही चाय वाला जो मुझे उस चौराहे पर मिला था। उसने मुझे बताना शुरू किया, उस बुड्ढे ने तुम्हें गलत रास्ता बताया था। वह बुड्ढा डायनों का एक दलाल है। वह लोगों को गलत रास्ता बताकर उन्हें डायनों के गांव की तरफ भेज देता है। उसने तुम्हारे साइकिल की चेन में एक ऐसा पदार्थ लगा दिया था जिससे कुछ ही देर बाद तुम्हारी साइकिल की चेन टूट जाए और तुम उन डायनों के चंगुल में फंस जाओ। मैं चौराहे पर चाय की दुकान चलाता हूँ। सभी डायन मुझे जानती हैं। अगर उस समय मैं उस दलाल का विरोध करता तो सारी डायनें मेरे पीछे पड़ जाती। मैं छुपकर उन राहगीरों की मदद करता हूँ जिसे वह दलाल डायनों के गांव की तरफ भेजता है। मैं नकाब लगाता हूँ ताकि मुझे कोई डायन पहचान न सके। कई बार मैं लोगों की जान बचाने में सफल रहता हूँ, पर कई बार राहगीर मारे भी जाते हैं। आज मैं तुम्हें बचाने उस डायन गांव में पहुंचा तो वे लोग तुम्हें बांधकर बलि देने जा रहे थे। मैंने चुपके से एक घर में आग लगा दी और तुम्हें बचाने में कामयाब रहा। मैं अभी भी कांप रहा था। उसने मुझे आराम करने के लिए कहा और वादा किया कि अगली सुबह वह मुझे अपनी घोड़ा गाड़ी से नामरोक पहुंचा देगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारे सब्सक्राइबर जिनका नाम आयुष है उसकी कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास भी कोई दिल दहला देने वाली रोमांचक स्टोरी है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ अपनी स्टोरी शेयर करें।